तो चलो आज हम बिजनेस स्टडीज़ में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहली बात मैं बता दूं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था, इसी चैप्टर का पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें हमने पढ़ा था कि हमें 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है पैसा कहाँ से उठाना है, जिसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद तगड़ा डिसीजन होता है भाई पैसा उठा तो लिया, पैसा लगाना कहाँ पे। ठीक है, पैसा लगाने के बाद भाई प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को कहते हैं हम डिविडेंड। तो डिविडेंड में हमने सीखा था कितना पैसा बचाना है और कितना पैसा बांटना है, कल की वीडियोस में हमने डाल दिया था। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हमें सीखना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो बचपन में क्या आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है ना, तो उसमें कैपिटल होती है। ठीक है, उस कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए, ये क्या है। ठीक है, देखो पहली बात कैपिटल क्या लगा होता है। कैपिटल का मतलब होता है जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है बिजनेस को चलाने के लिए, इसको कैपिटल कैपिटल। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मैं आपको एक अकाउंट्स की टर्म याद दिलाता हूँ। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड याद है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है बिजनेस को चलाने के लिए, इस कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, इस कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में याद करो क्या क्या आता था। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारी 2-3 चीज़ें आती थी, जो भी हम याद करो। शेयर होल्डर फंड होता था हमारा, और प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसमें हमारा कैपिटल भी आती थी, खुद का लगाया हुआ पैसा, मालिकों का लगाया हुआ पैसा, और साथ में हमारा लॉन्ग टर्म डेट भी आता था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब यही है, हमारा कितनी हमारा जो भी कैपिटल है, हमारी जो भी कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब है उसमें हमें कितना मालिकों का पैसा उठाना चाहिए और कितना हमें बाहर से पैसा उठाना चाहिए उधार पे। इस कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेट कितना होना चाहिए और इक्विटी कितना होना चाहिए। और आपको इसको देख के एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, डेट टू इक्विटी वाला फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ये वही है। और डेट टू इक्विटी में आइडियल रेशियो कितनी होती थी, 2:1, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये सब मैं अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। जिसने अकाउंट्स ढंग से पढ़ी होगी ना, रेशियो वाला, उसे समझ आ गया होगा। फिर से समझाता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितनी हमने कैपिटल लगाई है बिजनेस में और उसको स्ट्रक्चर कैसे करें। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, जिसका मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हमारा खुद का पैसा होता है, मतलब मालिकों का पैसा होता है, और बाहर से लगाया हुआ पैसा भी होता है। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसका मैंने बताया डेट टू इक्विटी होता है। डेट टू इक्विटी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेट टू इक्विटी पूरा का पूरा ये था रेशियो में, और उसका आइडियल रेशियो था 2:1। तो बिल्कुल 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इज 2:1। या फिर आजकल मेरे को लग रहा है ट्रेंड में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमको चाहिए, हमारे पास इक्विटी पड़ी है 1 लाख की, हमारे पास इक्विटी पड़ी है 1 लाख की, बताओ हमें डेट कितना लेना चाहिए कि भाई हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आइडियल रेशियो में आ जाए। तो भाई आप इतना इजी सा क्वेश्चन जिसको थोड़ी बहुत बेसिक मैथ भी आती है ना, हमारे पास इक्विटी कितनी है 1 लाख की, इक्विटी कितनी है 1 लाख की, बताओ डेट कितना हो कि रेशियो 2:1 आ जाए। ठीक है, 2:1 यही होता है ना भाई साहब। अगर ये भी ना करो ना, पता चल जाता है ऊपर 2 लाख होने चाहिए। ठीक है, तब भी मैं करके दिखा देता हूँ, डेट टू इक्विटी 2:1 होने चाहिए। ये इधर गया तो डेट का आंसर क्या हो गया 2 लाख, डेट का आंसर क्या हो गया 2 लाख। ये आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, डेट टू इक्विटी का सेम कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, आप उसके नीचे ही देख सकते हो, फाइनेंशियल लिवरेज नाम का एक कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो इज इक्वल टू डेट टू इक्विटी। इसका भी सेम होता है, फाइनेंशियल लिवरेज का भी हमारा 2:1 होता है। फाइनेंशियल लिवरेज बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा। लिवरेज का मतलब होता है कि भाई हमें फायदे कहाँ से मिलेंगे लिवरेज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, 11th के लिए 12th के लिए नहीं बना है, बस इसका ये जान लो कि डेट टू इक्विटी, और आप एक बार पढ़ोगे ना डिट्टो यही लिखा है कि डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल टू फाइनेंशियल लिवरेज, और कुछ नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डेट टू इक्विटी। और अगर आप पूनम गांधी में देखोगे तो डेट टू इक्विटी से ही समझाया गया है। बाकी मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर समझा दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इसका मतलब, और कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीज़ें आती है, तो इनका ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर। आप क्या कहते हैं भाई, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और डेट टू इक्विटी होता है, तो उसका आइडियल रेशियो क्या होता है हमारा 2:1, जो कि हमने अकाउंट्स में पढ़ रखा है। तभी मैंने कहा था बिजनेस का ये वाला चैप्टर थोड़ा बहुत अकाउंट से भी रिलेटेड है। अब कभी कभी पता है क्या होता है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा डेट भी आता है और इक्विटी भी आता है।
ठीक है। मैंने कहा है जो हमारा आइडियल रेशियो है 2:1 है। व्हाट डू मीन बाय आइडियल रेशियो, कि अगर हम ऐसे मेंटेन करते हुए चलते हैं ना तो अच्छा है। आप 2:1 अगर मेंटेन करते हुए चलते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप 2:1 मेंटेन करते हुए चलते हो तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी चल रही कंपनी। बट कभी कभी क्या होता है यार, हमें बैंक से लोन नहीं मिलता, कोई डिवेंचर्स नहीं खरीदता हमारे, ठीक। कभी कभी हमारा कंपनी का नाम अच्छा नहीं होता तो हमारे इक्विटी शेयर्स कोई नहीं खरीदता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसमें हमारा डेट भी बेचना मुश्किल होता है और इक्विटी बेचना मुश्किल हो जाता है, और ये रेशियो हमारा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो हम वही सीखने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। क्या सीखने वाले हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर में? ये सीखने वाले हैं दोस्तों, ये सीखने वाले हैं कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी हम पैसा उठाते हैं, डेट से उठाएं चाहे इक्विटी से उठाएं, तो वो कैसे उठाते हैं और कौन सा पैसा हमें ज़्यादा उठाना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी किताब में देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी नाम का एक कॉन्सेप्ट होगा, और डेट टू इक्विटी में आपका मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ। देखो मेरे पास तो पुरानी बुक है, आप देख लो पेज नंबर, इसमें सॉरी 293 पेज नंबर है, उसमें दे रखा है फैक्टर। देखो आप देख सकते हो, ये आपका अगर आपको दिख रहा हो तो, सॉरी ये वो रखा है, ठीक है। फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये होगा आपका नाम का, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ से पढ़ाना चालू करता हूँ, बहुत आसान है। 6 नंबर से लेकर 8 नंबर का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो मेरे को ऑफलाइन में आते हैं तब भी बता देता हूँ, अगर कोई और इसको वीडियो देख रहा हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हुए चलते हैं कैश फ्लो पोजीशन। देखो अगर मैंने ये उसमें भी पढ़ाया था, अगर आपने तीनों डिसीजन अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो तीनों डिसीजन में हमने अच्छे से फैक्टर्स पढ़ रखे हैं। तो जो डेट वाला था, जो हमने फाइनेंसिंग वाला पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कैश फ्लो पोजीशन। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हुई तो हम किसी से भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन हमें हर महीने चुकाना होता है, ईएमआई चुकानी होती है ना। तो अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं, हमें हर महीने ईएमआई चुकानी पड़ती है। अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं हुई तो क्या हम उनका लोन चुका पाएंगे? नहीं। तो एक बात बताओ, अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं हुई तो हमें डेट लेना चाहिए, ज़्यादा इक्विटी लेनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो हमें ज़्यादा इक्विटी लेनी चाहिए, क्योंकि उनका पैसा वापसी नहीं करना पर डेट का वापसी करना है, ठीक है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, अकाउंट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, डेट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो हमें देना ही देना पड़ता है। तो अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन बेकार हुई तो हम डेट नहीं ले सकते, और कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हुई तो डेट आराम से ले सकते हैं और इक्विटी कम लेनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन हमें क्या बताता है? अगर हमारी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी हुई तो भाई डेट ले लो, और अगर बुरी हुई तो डेट मत लो, इक्विटी लो, ठीक है। ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बता रखा है। सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जिसने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी अकाउंट्स पढ़ रखी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है भाई? हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ है इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, भाई भूलना मत, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर बोलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। हमने पढ़ा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, जो भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो भी हम पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। और ये आंसर कहाँ आता था? टाइम्स में। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, ठीक है। तो जितनी आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा आ रही होगी उतना डेट आप उठा सकते हो, और अगर कम आ रही होगी तो डेट आप नहीं उठा सकते। और इसी की तरह होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसी की तरह क्या होता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में जाके आप जो रेशियोज पढ़ोगे ना उसमें आएगा। ये भी ऐसे ही होता है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो आप ज़्यादा डेट उठा सकते हो, और कम हुआ तो आप कम ही डेट उठा सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहला पॉइंट कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीसरा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अनदर क्रूशियल फैक्टर है। हमने पढ़ रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, याद करो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ा था, और प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अकाउंट्स में भी पढ़ा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। और देखो जैसे कि मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, देखो ABC 3 बंदे हैं, ठीक है। ए और बी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ए की कंपनी है, ए ना उधार देता है, ठीक है। तो सी आया, सी बोलता है मेरे को 1 लाख रुपए उधार चाहिए, मेरे को 1 लाख रुपए उधार चाहिए, ठीक है। पर ए के पास पैसे नहीं है। ए बोलता है यार मैं तो खुद का पैसा भी लगा सकता हूँ, बाहर से भी पैसा उठा सकता हूँ। तो उसने बी को बोला भाई बी तू मेरे को उधार देने के लिए रेडी है? तो बी ने बोला ठीक है मैं तेरे को उधार दे दूंगा 1 लाख रुपए, बट मैं लूँगा 10% ब्याज। मैं कितना ब्याज लूँगा? 10%। और ये जो इसने बोला ठीक है मैं 10% ब्याज पे दे दूँगा। और इसने जो सी को दिया ना, इसने सी को 20% ब्याज पे दिया। आप देखो 1 लाख का 20% होता है 20,000, और 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो भाई इसने क्या करा?
इसने क्या करा 10, इसने जो देखो 20,000 रुपये इंटरेस्ट लिया और 10,000 दिया, तो इसके पास अभी भी कितने इंटरेस्ट बच गया, इसके पास अभी भी 10,000 इंटरेस्ट बच गया। ठीक है, तो ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उसने कितने का फ़ायदा, मतलब उसमें कितना इंटरेस्ट आना था। अब इसमें लिखा है अगर इंटरेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जैसे कि इसमें हमें मिल रहा था 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और हमें चुकाना कितना पड़ रहा था, खाली 10%। तो आप देख रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं, डेट ले सकते हैं। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेकार है तो हमें अपने क्या करना पड़ेगा, अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ से हमें खाली 5% पैसा मिल रहा हो, यहाँ से 10% चुकाना पड़ रहा हो, तो 5% का हमारा नुकसान। तो क्या आप लेना चाहोगे नुकसान? नहीं ना। ठीक है, तो यही है कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है, अगर हमारा जो डिवेंचर्स उठाने का पैसा है या फिर लोन वगैरह हमें महंगे रेट पे मिल रहा है तो क्या हमें लेना चाहिए लोन? भाई सिंपल सी बात है, लोन मत लो ना, तभी इक्विटी लो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टैक्स रेट। अब देखो अगर टैक्स रेट हाई होगा तो मालिक अपना पैसा लगाने में डरेगा। ठीक है, वो क्या बोलेगा, लोन लो। वो क्या बोलेगा, लोन लो। वो क्या बोलेगा, लोन लो। ठीक है, अगर टैक्स रेट हाई होगा तो हमें क्या लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए। जितना टैक्स रेट हाई उतना डेट लेना चाहिए, और जितना टैक्स रेट लो उतना कम डेट लो। ठीक है, जितना टैक्स रेट हाई उतना डेट लो, जितना टैक्स रेट लो उतना डेट लो। ठीक है, वो डेट लो, सही बात। ठीक है ना, बात समझ आई। टैक्स रेट में भी कहानी आ गई। टैक्सेशन हमने पिछले वाले में पढ़ा था डिविडेंड में। अगर हमारा टैक्स रेट हाई होगा तो हम डिविडेंड कम देंगे, और अगर हमारा टैक्स रेट लो होगा तो हम डिविडेंड ज़्यादा देंगे। पढ़ाया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो जैसे कॉस्ट ऑफ डेट था वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। उस टाइम अगर हमने बोला था अगर डेट ज़्यादा महंगा होगा तो डेट नहीं लेंगे, डेट अगर सस्ता होगा तब लेंगे। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम है, अगर इक्विटी महंगी होगी तो नहीं लेंगे, डेट लेंगे, और अगर इक्विटी कम महंगी होगी, सस्ती होगी, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी लेना पसंद करेंगे। बात समझ आई। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हैं मार्केट में, लाइक शेयर्स और डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी, तो हमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है, थोड़ा बहुत खर्चा लगता है। इस कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर इक्विटी शेयर्स इशू करने में, मतलब इक्विटी इशू करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो हम क्या करेंगे, डेट इशू करेंगे। और अगर डिवेंचर्स में ज़्यादा लग रही है तो क्या इशू करेंगे, हम इक्विटी इशू करेंगे। ठीक है, जिसमें ज़्यादा लग रही हो, जो हमें सस्ता पड़े वही करेंगे। अब एक बात बताओ, आपका 2 फ़ोन है, ठीक है, एक ये फ़ोन है मेरे हाथ में और एक फ़ोन मेरा रिकॉर्डर है, दोनों के सेम फीचर A to Z सब सेम। ये 15 का मिल रहा है, 16 का मिल रहा है, आप बताओ कौन सा लेना पसंद करोगे? भाई सब कुछ सेम है, A to Z, आपने कैमरा वैमरा सब चेक कर लिया, सेम, कोई फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है, तो आप 15 वाला लेना पसंद करोगे ना, 1,000 ज़्यादा क्यों दोगे? तो हर चीज़ सस्ते पे डिपेंड होती है, जो सस्ता होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्क कंसिडरेशन। आप देखो भाई, जो डेट होता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है ना, क्योंकि भाई लोन तो चुका नहीं पड़ता हमें वापसी। तो अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप क्या करोगे, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ पोजीशन वेयर कंपनीज अनेबल टू मीट इज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस सच एज इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, पेमेंट टू क्रेडिटर अबाउट। इसमें वही लिखा हुआ है कि अगर हमारा रिस्क हाई हुआ तो हम डेट लेना पसंद नहीं करेंगे, पर अगर हमारा रिस्क कम हुआ तो हम डेट लेना पसंद करेंगे। बात समझ आई। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या होता है, जब हम ज़्यादा लोन ले लेते हैं ना तो भाई सब ना डरने लग जाते हैं, हमसे बोलते हैं भाई इसमें तो इतना लोन ले लिया है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम ना भाई कहीं पे वो नहीं कर सकते, अगर हम घूमने भी जाते हैं सब सोचते हैं भाग तो नहीं है हमारा पैसा लेके। ठीक है, सब ये सोचते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम आ जाती है। जब भी हमारे पास लोन ज़्यादा हो जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम आती है। अगर आप चाहते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे आप पे तो आप क्या करो, लोन कम लो। और अगर आप चाहते हो कोई नहीं हम थोड़ी बहुत इनफ्लेक्सिबिलिटी से भी काम चला लेंगे, तो आप क्या लो, लोन ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे रह लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल। आप देखो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कंट्रोल, ये हमने किस में पढ़ा था, फाइनेंसिंग डिसीजन में। अगर आप चाहते हो कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो और पार्टनर्स को मत लाओ और शेयर होल्डर्स को मत लाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पहले 5 शेयर होल्डर थे, अब हो गए 10। पहले 5 शेयर होल्डर थे, अब क्या हो गए 10। तो भाई वो 5, अब वो जो एक्स्ट्रा 5 आए वो भी तो अपनी बात चलाएंगे, पर वो 5 की जगह हमने क्या करा, लोन ले लिया बैंक से। क्या बैंक बोलेगा ये चल ये कुर्सियाँ मत रख या ये वो मत कर, अपनी चलाएगा? नहीं, बैंक बोलेगा चुपचाप मेरे को टाइम से ईएमआई दे दो। तो अगर आपको कंट्रोल अच्छा चाहिए होगा अपने बिजनेस पे तो आप क्या करोगे, डेट लोगे। और अगर कंट्रोल नहीं चाहिए होगा, थोड़ा बहुत डाइल्यूट करने के लिए रेडी हो, तो आप क्या करोगे, इक्विटी से ले लोगे। बात समझ आई।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है एक बार बता देता हूँ, वेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये 12वां पॉइंट पढ़ा दिया। देखो मैंने कितने पॉइंट पढ़ा दिए, सब कुछ बहुत इजी है। अगर आपने पिछले 3 डिसीजन पढ़ते हुए आए हो ना तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर हैव टू बी डन विद इन सेबी। मैंने आपको बताया था सेबी पुलिस है, कुछ गलत करोगे सेबी पकड़ लेगी। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन वालों को पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन वालों को देखेंगे अगर कभी रिवीजन कराएंगे तो। एंड फॉर टेकिंग लोन्स कंपनीज हैव टू फॉलो रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो भाई सब कुछ सेबी की गाइडलाइंस के अंदर चलना चाहिए, ठीक है। इफ सेबी गाइडलाइंस आर इजी देन कंपनी में प्रीफर, if SEBI guidelines are easy then company may prefer issue of security for additional capital, whereas if monetary policies are more flexible then they may go for loans। अब बस ये बता रखा है भाई, अगर सेबी बोलता है कि तुम आराम से पैसा उठा सकते हो तो जाके मार्केट में जाओ, इक्विटी उठा लो, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है? आरबीआई। अगर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी हल्की करी हुई है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, तो आप क्या करोगे? लोन ले लोगे, जो अच्छा लगेगा वो ले लोगे, ठीक है। तो ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर सेबी बोल रहा है भाई आराम से जाके इक्विटी ले लो तो इक्विटी ले लोगे, अगर आरबीआई बोल रहा है आराम से आके लोन ले लो तो आप लोन ले लोगे। बात समझ आई? नेक्स्ट क्या है? स्टॉक मार्केट कंडीशन। अब देखो, अब स्टॉक मार्केट कंडीशन में मंदी चल रही होगी तो क्या कोई इक्विटी इशू करना पसंद करेगा? याद करो हमने पढ़ाया था ये, ठीक है। हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा रखा है, हालांकि मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है पर ऑफलाइन में मैंने पढ़ा रखा है। अब ये मत बोलना नहीं पढ़ा रखा है कमेंट करके, अगर कोई नया बंदा देख रहा होगा। मैंने ऑफलाइन वालों को पढ़ा रखा है और आपने नहीं पढ़ा तो चुपचाप फाइनेंसिंग खुद से पढ़ लो, क्योंकि इससे भी आपको थोड़ा बहुत फाइनेंसिंग डिविडेंड वगैरह समझ आ रहा होगा। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन में क्या है? सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन में मंदी चल रही होगी तो हम कोई भी इक्विटी खरीदना पसंद नहीं करेगा, रिस्क लेना नहीं चाहता, तो हमें डेट से पैसा उठाना पड़ेगा। और अगर हमारा पीक पे चल रहा होगा, बूम पे चल रहा होगा सब कुछ, तो वो क्या बोलेंगे? भाई इक्विटी बेचना आसान होगा, तो हम इक्विटी से पैसा उठाएंगे। बात समझ आई? ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज का मतलब हम देखते हैं भाई, हम है, हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी है, ठीक है, वो हम देखेंगे, या फिर हमारी दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी है। ये जो कंपनी है ना, या फिर मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप 2 बच्चे आपके साइड में, एक बहुत इंटेलिजेंट है और एक बहुत नालायक है, ठीक है। आप चाहते हो आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आप किसको फॉलो करोगे? अच्छे वाले को, जिसके अच्छे आ रहे हो आप उससे पूछो भाई तू होमवर्क करता है, कैसे करता है होमवर्क, पढ़ाई कैसे करता है, सब कुछ पूछोगे ना। तो डिट्टो इसमें भी वैसी पॉइंट है। जो हमारी अच्छी कंपनी होगी ना, हमसे अच्छी कंपनी, हम उसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसने कितना बाहर से पैसा उठा रखा है, कितना अपने से पैसा लगा रखा है, तो उसका जैसा होगा हम वैसे ही करेंगे जैसे हम अच्छे बच्चे का करते हैं। और जैसे जो बुरा बच्चा होता है, जो देखो कोई भी बुरा नहीं होता, पहले बोल देता, पहले तुम बोलो कि एक से बुरा बोल रहा। जैसे जो होमवर्क नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, उसको हम देखते हैं यार ये तो कुछ नहीं करता है, क्या उसको फॉलो करोगे आप? नहीं। तो ऐसी कंपनियों में भी होता है, अगर अच्छी कंपनी होती है तो हम उसे फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं हम? कि भाई इनका कैपिटल प्लान कैसा है। और जो बुरी कंपनी होती है उसको हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। बात समझ आई? तो हमने इसमें 13 से 14 पॉइंट पढ़े। एक बार आप रिवाइज मारोगे ना, बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। ऊपर से एक बार पढ़ना है। अब इस चैप्टर में क्या रह गया? पहली बात एक फाइनेंशियल प्लानिंग रह गया, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या रह गया है? एक रह गया फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, पक्का गारंटीड। फिक्स और वर्किंग में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। मेरे खुद के पेपर में आया था 2018 में, मेरे में शायद आया था, मेरा वर्किंग कैपिटल का आया था, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले बोलते हुए चलता हूँ। दूसरी चीज़, इसमें खाली 2 से 3 क्लासेस रह गई है, तो आराम से हम इसे लॉकडाउन में ख़त्म कर देंगे। कल भी लगातार वीडियोस अपलोड हो रही है, आपको पता है, ठीक है। इसमें से कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ लो, जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे बता दूंगा, वरना आप कमेंट्स में पूछोगे, मैं कमेंट्स पे भी रिप्लाई कर दूंगा। बात समझ आई? ठीक है। तो आप क्या करो, सिंपल से बस यहीं पे ओवर होती है हमारी क्लास। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर के बाद हम देखो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट, 9th कंप्लीट, 10th हमारा ऑफलाइन में कंप्लीट हो चुका है, 11th मार्केटिंग रह जाएगा और 12th कंप्लीट हो चुका है। 11th रह गया हमारा, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, 5th ऑर्गेनाइजिंग रह गया, स्टाफिंग कंप्लीट हो चुका है हमारा, 7th डायरेक्टिंग, तो 5th 7th और 13th रह जाएगा हमारा, 5th 7th और 11th रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टिंग स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टिंग भी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, आराम से समझ आ जाएगा। जो ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस में है, तो कल को ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है तो मैं उसमें पढ़ा दूंगा। बात समझ आई? तो इसमें भी 2-3 क्लासेस रह गई है, कहीं पे भी कोई डाउट है पूछो फटाफट। ये 13 से 14 पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछो।
तो आज चलते हैं, आज ओवर करते हैं क्लास, ठीक है। ये सब देखो, अगर आपको नोट करना है थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे ये। और इसमें से मैं एक 6 नंबर का मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो कि मैं ऑफलाइन में करा चुका हूँ, पर यहाँ भी मैं एक बार करा दूँगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।